बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो लेट्स रिज्यूम। अच्छा जी, क्वेश्चन ने कहा था कि यंग एथलीट्स फैट्स क्यों ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स। अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है बेटे कि यंग एथलीट्स में ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस चल रहे होते हैं, सो उन प्रोसेसेस को सस्टेन करने के लिए डेफिनेटली दे नीड मोर एनर्जी। और जो तीनों हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स, उनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंस सोर्स कौन सा है? फैट्स हैं। तो फिर दैट इज द रीजन कि यंगर एथलीट्स नेचुरली जो है वो फैट्स को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अपने नॉर्मल प्रोसेस को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस हैं, बोन डेवलपमेंट है, मसल बिल्डिंग है, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी फिर वो डिराइव करते हैं ज़्यादा फैट से, क्योंकि फैट इज द मोस्ट एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट आउट ऑफ द 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो यही है बेटे। रबिया, मिल गया आंसर? या कोई और है तो फिर नहीं है रबिया ऑनलाइन? अच्छा जी, सर मैं हूँ। ठीक है, मिल गया आंसर सर वो बेटे? दरअसल में मेरा गला खराब था। जी जी सर, मिल गया। ठीक है, सही। उनके तो दूर इस से वजह आवाज से आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। पेज नंबर इज 169, जहां से हमने छोड़ा था बेटे वहीं से हम फर्दर डिस्कस करते हैं आगे। ओके, अच्छा जी, व्हाट शुड यंग एथलीट्स ड्रिंक? भाई जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था, 90 मिनट्स अगर कम का इवेंट है तो उसके अंदर जस्ट प्लेन वाटर भी उनके लिए इनफ है, क्योंकि फ्लूइड लॉस ही आपने रिप्लेस करना है और वो प्लेन वाटर से आपका बड़े अच्छे से हो सकता है। लेकिन ये है कि दो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्लेन वाटर की कंजम्पशन से। पहला ये कि ऑब्वियसली यंग एथलीट्स की बात करें खास तौर पे तो बहुत ज़्यादा कीन नहीं होते प्लेन वाटर को कंज्यूम करने के लिए। दूसरा ये है कि डिहाइड्रेटेड अगर आप स्टिल हैं टेक्निकली, तो अगर आप प्लेन वाटर कंज्यूम कर लेते हैं तो आपकी जो थर्स्ट के सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स कि आपने पानी पिया एक ग्लास और आपका जो थर्स्ट का सिम्टम था वो चला गया, जो सिग्नल बॉडी ने दिया हुआ था वो स्विच ऑफ हो गया। टेक्निकली स्पीकिंग अभी भी आप डिहाइड्रेटेड हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फिर ये है कि डाइल्यूटेड प्योर फ्रूट जूस भी हो सकता है ऑप्शन, टेस्ट भी बेटर करने के लिए, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था। डाइल्यूटेड स्कॉश भी हो सकती है, लेकिन ये है कि फिर इन चीज़ों में एडिटिव्स भी होते हैं, उनके अपने फिर डिसएडवांटेजेस हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवरिंग्स, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, उनके अंदर एडिड, तो ये उनके अपने फिर ड्रॉबैक्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। अच्छा, कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स वैसे तो यंग एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड ही हैं, लेकिन ये है कि कैन बी यूज्ड विद कॉशन, स्पेशली उनको थोड़ा सा डाइल्यूट करके उनके स्टमक्स के लिए बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, और उस कंडीशन उस फॉर्म में फिर हम उनको दे सकते हैं अगर तो। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि अगर यंग एथलीट्स बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं या 90 मिनट से ज़्यादा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर उनको ज़ाहिर है ऑप्शन स्पोर्ट्स ड्रिंक की ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने फूड को रिप्लेस करने के साथ साथ अपने फ्यूल्स को भी रिप्लेनिश करना है। ठीक है, और वो 4 to 6 ग्राम ऑफ शुगर्स पर 100 ml, जो अगेन आपको पता है आइसोटोनिक वाली जो रेंज है, उसके अंदर अगर वो आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक को ले लें तो उनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सकती है, रिफ्यूलिंग भी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगी। ठीक है, प्लस स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, वो आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करते हैं और थर्स्ट को भी स्टिमुलेट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम आपको पता है दोनों चीजें, हमने वो एग्जांपल भी डिस्कस की थी ना, वो बार्स के अंदर जो क्रैकर्स रखे हुए होते हैं जी, ताकि सो दैट लोग क्रैकर्स लें, और डायरेक्ट क्रैकर्स में सोडियम होता है और सोडियम से उनकी थर्स्ट स्टिमुलेट हो और वो ज्यादा ड्रिंक करें। ठीक है, तो फॉर द सेम रीजन। अच्छा जी, स्पोर्ट्स ड्रिंक का ज़ाहिर है फिर अपना डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर यंग एथलीट अफोर्ड भी कर सके। फिर ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे और ज़्यादा इस किस्म की चीज़ों की इम्प्लीकेशंस हैं ज़ाहिर अफोर्डेबिलिटी की टर्म्स में जब हम बात करते हैं। लेकिन ये कि हमने वो डू इट योरसेल्फ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी डिस्कस किए थे, वो आप इजीली घर पे बना के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, रादर देन कि आप कमर्शियल वाला फॉर्मूला लें। अच्छा जी,
What young athletes shouldn't drink, page number is 170. Fizzy drinks obviously नहीं कंज्यूम करना चाहिए. बर्निंग सेंसेशन उससे हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है. रेडी टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं लेने चाहिए क्योंकि उनके अंदर शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे मीठे वाले जो हमारे बेवरेजेस आते हैं उनकी बात हो रही है. स्टमक के अंदर बहुत देर तक रहेंगे, गैस्ट्रिक एम्पटिंग देर से होगी इनकी, जिसकी वजह से ये नॉजियस जो फीलिंग है या इवन वॉमिटिंग भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है. ठीक है. प्लस ड्रिंक्स कंटेनिंग कैफीन, कोला हो गई, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, इनकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज हो सकता है. अगर बहुत ज़्यादा पी लें तो फिर बच्चे कैफीन के लिए ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको ट्रेम्बलिंग या रेस्टलेसनेस एट नाइट, ये वाले इश्यूज भी हो सकते हैं, तो बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है. अच्छा जी, कुछ टिप्स दी हुई हैं. टू स्टे कूल, प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, schedule exercise for the cooler times of the day during hot weather, schedule regular drink breaks, encourage young athletes to wear loose fitting clothing during exercise so that sweating आराम से उनकी हो सके. Let them acclimatize gradually to hot and humid weather conditions. 1-2 वीक्स उनको चाहिए होते हैं. वैसे तो जनरली ये है कि यंगर एथलीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो ट्रैवलिंग और ज़ाहिर है वो उस लेवल पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट के अंदर जाके वो पार्टिसिपेट करें, बट स्टिल होते हैं. पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वो उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अब्रॉड जो है वो इवन यंगर एथलीट्स भी स्टेट लेवल पे जाके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी, हमारे भी खैर होते हैं इंटर यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट ज़ाहिर है उतना उस लेवल पे उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होते या उतनी शायद हमें अवेयरनेस शायद क्या यकीन नहीं. तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं. शुड यंग एथलीट्स टेक विटामिन सप्लीमेंट्स? अच्छा, वही थियोरेटिकली स्पीकिंग अगर तो वेल बैलेंस डाइट है तो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मैं बेटा हमेशा कहता हूँ कि एक आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस का ऑन पेपर और एक आंसर होता है प्रैक्टिकली. ऑन पेपर तो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत ज्यादा बच्चे बहुत बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, फास्ट फूड्स ले रहे होते हैं, प्रोसेस्ड स्नैक्स ले रहे होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे होते हैं, तो वहां पे फिर उनके लिए जो विटामिन और मिनरल्स का रिक्वायरमेंट्स हैं डेली बेसिस पे फुलफिल करना वो जनरली पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो बच्चों के लिए अगर कोई मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल सप्लीमेंट अगर वो ले लें जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेटर हो सके, फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, स्पोर्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस है, तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो खुद से नहीं लेना चाहिए. उसके लिए आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियन से या फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करके फिर यंगर एथलीट्स को आपको अलाउ करना चाहिए कि वो कोई मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल ले. ठीक है. कुछ जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनका जो लोअर लेवल है उसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा रिसर्चेस में हमने देखी है लो आईक्यू लेवल्स के साथ, पुअर फिजिकल परफॉर्मेंस के साथ, पुअर मेंटल परफॉर्मेंस के साथ, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ. सो अगर सप्लीमेंटेशन हम करके इन डेफिशिएंसीज को करेक्ट करें, रेक्टिफाई करें, तो इन चीज़ों में भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो सकती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे ज़हन में जो आ रहा है आयरन इज वन न्यूट्रिएंट जिसका बहुत सारे रिसर्चेस में हमने देखा कि आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है सीवियर बच्चों में खासतौर पे तो उनकी साइकोमोटर जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं. इवन यहाँ तक देखा गया है कि आईक्यू लेवल्स किसी हद तक डिपेंड कर रहे होते हैं आयरन इंटेक के ऊपर. ऐसे बच्चे जिनका आयरन इंटेक पुअर होता है उनके आईक्यू लेवल्स जनरली बहुत अच्छे नहीं होते. तो ये है. हाँ, ये बात भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि डज नॉट मीन कि जी आप अगर जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ कि हमें लगा कि पता नहीं अगर हम भर भर के विटामिन सी की डब्बियां पीना शुरू कर देंगे पानी में डाल के तो कोरोना हमें इफेक्ट नहीं करेगा. तो सेम अप्लाइज हियर कि ये मतलब नहीं है कि अगर बच्चों की हम कह रहे हैं कि जी फिजिकल परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में है या मेंटल डेवलपमेंट या ग्रोथ जनरली या डेवलपमेंट डिपेंड करी है बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स के इंटेक पे, तो इसका मतलब है कि अगर हम उनको एडिशनल सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दें रोज उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो वो कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट या ऐसा कुछ हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा.
उतना ही चाहिए उनको जितना उनकी एज पर देयर एज, एज पर देयर जेंडर, जो उनकी मिनरल या विटामिन की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स। शुड यंग एथलीट्स टेक क्रिएटिन? जो यंग एथलीट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसी रिसर्चेस हमारे पास नहीं है जो सपोर्ट करें कि जी यंग एथलीट्स को इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जो क्रिएटिन सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, और अंडर 18 जनरली ये रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। और आपको ये भी पता है, हमने सप्लीमेंट्स के चैप्टर में बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि डाइटरी सप्लीमेंट्स क्योंकि दे आर नॉट रेगुलेटेड एज मेडिसिन, जैसे एफडीए अप्रूव करा होता है यूएस की, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो ट्रैप अप्रूव करी होती है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सारी मेडिसिन को। तो क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं आते, तो ये भी पॉसिबल है कि उनके अंदर वो वाले सब्सटेंसेस एडेड हों जो जैसे बैंड सब्सटेंसेस हैं, जो पॉजिटिव ड्रग टेस्ट आपका अगर एथलीट का हो, जाहिर है यंग एथलीट्स का भी हो सकता है, तो उसके अंदर वो ड्रग टेस्ट उनका पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि अगर हम स्पेसिफिकली क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्रिएटिन वैसे भी इन द सप्लीमेंटल फॉर्म यंग एथलीट्स के लिए कोई खास बेनिफिशियल है नहीं। उसकी रीजन ये है कि पहली चीज तो है कि यंग एथलीट्स ज्यादातर रिलाई कर रहे होते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म पे। सो एनारोबिक एनर्जी प्रोडक्शन जो क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से जाहिर आ रही है, वो उसका उनकी परफॉर्मेंस पे कोई खास इफेक्ट होने नहीं वाला। दूसरी चीज ये है कि इस स्टेज के ऊपर जो भी ट्रेनिंग की वजह से जो भी इम्प्रूवमेंट आती है वो बेसिकली ट्रेनिंग की वजह से आती है। उसके अंदर आपकी सप्लीमेंटेशन का कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो जितनी अच्छी वो ट्रेनिंग कर रहा होगा यंग एथलीट जो भी है, और जितनी वेल बैलेंस्ड अच्छी डाइट ले रहा होगा, तो उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। नॉट दैट कि वो जितना ज्यादा सप्लीमेंटल फॉर्म में कोई मसल बिल्ड करा स्पेसिफिकली, या कोई उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ इस एज में इस लेवल पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लीमेंट्स लेके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर जो यंग एथलीट है वो क्या ज्यादा एडवांटेज पे है कि जैसे अगर जो भी कोई पर्सन है वो उसका गोल यही है कि उसने एथलीट बनना है, तो वो क्या वो ज्यादा एडवांटेज पे है कि अगर वो यंग एज से एथलेटिक उसमें चला जाता है, यानी फिजियोलॉजिकली भी और अपने यानी एथलेटिक एबिलिटीज के लिहाज से भी, एज कम्पेयर टू एन एडल्ट जो कि फिर एडल्ट बन के वो एथलीट्स फिर में स्पोर्ट्स जाता को है। ज्वाइन करे, ठीक है, सही है, अच्छा गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली बेटे, जो यंग एज पे है से ही अगर शुरू से उसका एम है और वो जल्दी ज्वाइन कर लेते तो डेफिनेटली दोनों तरह से बेटर है। दोनों तरह इन द सेंस कि उसकी ट्रेनिंग वाइज भी उसकी बॉडी उतनी जल्दी उतनी अर्ली ऑन एज से अडेप्ट करेगी अपने आप को, जिस किस्म की स्पोर्ट में वो जाना चाह रहा है, जो उसका एम है, उसी तरह से उसकी बॉडी टोन होना शुरू हो जाएगी, उसी तरह से अपने आप को अडेप्ट करना शुरू कर देगी। नंबर 2, जाहिर है उसकी डाइट भी फिर अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई कर रहा होगा, तो वो डाइट के अकॉर्डिंगली भी उसको ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू एक ऐसा बंदा जो एडल्ट होने के बाद 18, 19, 20 होने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग स्टार्ट करे, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को ज्वाइन करे। हाँ, ये जरूर है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी रिलेटेड टू दिस कि जी जैसे नॉर्मली कहते हैं कि अंडर 18 आपको बहुत ज्यादा जिमिंग नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड होता है, तो वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा मस्कुलर ट्रेनिंग करते हैं या अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो अदर देन जिमिंग, बाकी जो नॉर्मल ट्रेनिंग है, लेट्स से अगर एक बच्चा है जो क्रिकेटर बनना चाहता है या एक बच्चा है जो स्प्रिंटर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको जिमिंग तो उस लेवल की रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो अपनी प्रॉपर नॉर्मल जो भी ट्रेनिंग है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्ट ही और शी वांट्स टू ज्वाइन, वो करे स्टार्ट, और साथ में अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करे। ऑब्वियसली जाहिर है फिर यंग एथलीट है तो उसका जो फिजिकल एक्टिविटी के लेवल्स हैं वो भी डिफरेंट है कंपेयर टू कन्वेंशनल चिल्ड्रन, तो उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होंगी, और अकॉर्डिंगली फिर जाहिर है उसका प्रोटीन इनटेक भी थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा, और उसका कार्बोहाइड्रेट भी एटलीस्ट 50% एनर्जी उसकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो डेफिनेटली अर्ली ऑन एज से अगर वो ज्वाइन करता है तो उसमें बेनिफिट है उसकी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, व्हेन शुड यंग एथलीट्स लूज वेट फॉर देयर स्पोर्ट? अच्छा,
समटाइम जैसे होता है कि यंग एथलीट्स जो हैं वो दे आर बीइंग प्रेशराइज्ड मे बी बाय देयर कोचेस टू लूज वेट, क्योंकि सर्टेन स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लेसर बॉडी वेट इज अ डिस्टिंक्ट बेनिफिट फॉर देम। ठीक है जी, और कोचेस का यही पर्सपेक्टिव होता है कि जब आप एक सर्टेन फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में होगा तो जाहिर है उससे आपकी रनिंग स्पीड इंक्रीज होगी, एंड्योरेंस बढ़ेगी, परफॉर्मेंस आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि यंग एथलीट्स के अंदर ये वाला जो इन्फ्लुएंस है वेट लॉस का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू एडल्ट्स। और इट्स नॉट ओनली अबाउट एथलीट्स, ये हम अगर कन्वेंशनली भी इसको देखें, मैं हूँ या आप हैं या हम जैसे और जो लोग हैं, वो जब हम यंगर एज में थे तो वी वर मोर ऑब्वियसली, या आप और मैं अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं तो आप बेटे जिस एज में हो आप लोग जाहिर है यू आर मोर कंसर्न, आप लोग यंग हो, आप ज्यादा कॉन्शियस होते हो अपने बॉडी वेट को लेके, अपने यू नो जो बॉडी कॉम्पोजिशन है उसको लेके, डिफरेंट जो उसके अंदर प्रोपोर्शन है। हम लोग की एज में ज़ाहिर हम रिलेटिवली कम होते हैं, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एथलीट्स। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि यंग एथलीट्स के अंदर नॉर्मली हमें डिस्करेज करना चाहिए वेट लॉस के लिए। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं भी हैं या बहुत ज़्यादा अनहैप्पी भी हैं अपने बॉडी वेट को लेके, तो उनके लिए हमें इनकरेज नहीं करना कि वो अपना वेट लॉस करें उस तरह। ठीक है, अगर आप ये देखते हैं एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एक यंग एथलीट के साथ जेन्युइनली वेट का प्रॉब्लम है, और उसको जेन्युइनली बॉडी फैट कम करने से उसकी परफॉर्मेंस पे वाकई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिवली उसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो फिर ये है कि आपने उसको प्रॉपरली काउंसिल करना है, स्ट्रेटेजिकली उसके साथ चलना है, और वो स्ट्रेटेजी ये होगी जिसके अंदर डेली बेसिस पे आपने उसका एक्टिविटी लेवल भी चेक करना है और उसकी डाइट को भी मॉनिटर करते रहना है, और टाइम उसको काफ़ी सफिशेंटली देना है वेट लॉस के लिए। इवन जो हम एडल्ट्स के लिए कहते हैं कि जी 0.5 to 1 kg per week, even that is more than enough. So वो young athletes के लिए 1 to 2 kg per month, even ये भी अगर नहीं होता तो that is absolutely fine। ठीक है, और उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा उनको अपने साइकोलॉजिकली ये फील नहीं कराना कि जी वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर हैं जहाँ पे उनके बॉडी वेट की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इस एज के अंदर हो सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ठीक है, अदरवाइज फिर वो जो इसके साथ साथ जो हम वेट लॉस के चैप्टर में डिस्कस करते थे कि जी स्टार्वेशन करके, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करके, ये सारी चीजें करके एथलीट्स जो अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं, वो फिर यंग एथलीट्स बड़े वल्नरेबल होते हैं इन चीजों को लेके, बहुत सेंसिटिव होते हैं ना। छोटी एज में हमें कोई भी कुछ थोड़ी सी बात भी कह देता था तो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं शायद कितने दिन तक हम सोचते रहते थे कि अच्छा जी ये क्यों मुझे उसने कहा। तो यंग एथलीट्स में भी ऑब्वियसली वो बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, बिकॉज दे आर नॉट रियली मैच्योर इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस, तो वो चीजें फिर लॉन्ग टर्म में बड़ा ज्यादा हिट कर सकती हैं। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर्स या डिसऑर्डर्ड ईटिंग की तरफ जा सकते हैं, अगेन जिसकी वजह से हेल्थ उनकी हेल्थ पे उसकी इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपने उनकी फिर मैनेज कर। ठीक है जी, सो अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है बेटे तो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम इसको सेशन एंड करते हैं। सर ये मेरा एक ऑफ द टॉपिक एक और क्वेश्चन है, सॉरी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। वो ये था सर कि कुकिंग ये जो कोकोनट ऑयल है, जी मतलब इसके
कंजम्पशन के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है, और जो मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं ऑथेंटिक वेबसाइट से, वो ये कह रही थी कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई है सैचुरेटेड फैट्स में, तो इसको जो है वो नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बल्कि कुछ प्रोफेसर्स हैं हार्वर्ड के जिन्होंने इसको प्योर पॉइजन कहा है। तो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम का है, लेकिन मतलब मैं इस बारे में जानना चाह रही थी क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ एक आंटी से मिली थी, उन्होंने मुझे कहा था, पता नहीं वो मुझे कोई टोटका बता रही थी जिस तरह से आपको पता है कि लोग बता रहे होते हैं, और वो कह रही थी कि उसमें आप कोकोनट ऑयल यूज करें और ये वो। तो मैंने उनको उस टाइम पे क्लेरिफाई करने की कोशिश की थी कि मतलब, लेकिन मैं इतना वो नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने उस पे। तो आप इसके बारे में थोड़ा मुझे गाइड कर दें। ठीक है, पहले तो एक इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसको लेके लोगों को कंफ्यूजन भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी। पहली चीज़ तो बेटे ये कि जो कोकोनट ऑयल है वो आता है हमारा MCTs के अंदर, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसरीड्स में। अच्छा, जनरली स्पीकिंग MCTs आर वेरी गुड। मीडियम चेन ट्राइग्लाइसरीड्स जो होते हैं उनके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, ज्यादातर रिसर्चेस ये कहती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वन थिंग व्हिच वी नीड टू रिमेंबर इज कि जैसे आपने कहा है कोकोनट ऑयल इज हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, और मेरा जो पर्सपेक्टिव है ये बिल्कुल भी आपको कुकिंग के अंदर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो कीटो डाइट करते हैं या जो कीटो डाइट को प्रमोट करते हैं वो कहते हैं कि जी आपने लेट से चाय लेनी है, कॉफी लेनी है, उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल ऐड कर लें, या जनाब आपने कुकिंग करनी है तो आप कुकिंग ज़ाहिर है उसके अंदर हम 5% से ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेते कीटो डाइट में, तो आप कोकोनट ऑयल के अंदर कुकिंग करें। तो मैं एज अ डाइटिशियन कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग कोकोनट ऑयल को कंज्यूम करो। आप लोग कोकोनट ऑयल की उसके अंदर कुकिंग करो और उसको डेली बेसिस पे अपना एक पार्ट एंड पार्सल आओ। ठीक है, तो इसके बेनिफिट से ज़्यादा इसका जो सैचुरेटेड फैट्स वाला इशू है वो बहुत जेन्युइन है, और वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, एट मोस्ट भी अगर आपने करना है तो आप मैक्सिमम उसका 1 टीस्पून डेली यूज करो, नॉट मोर देन दैट एट ऑल। ठीक है जी, तो ठीक है सर। ये बड़ा सिंपल सा मेरा स्टांस है। बहुत इंटरनेट पे आपको दुनिया जहान का बेटे मटेरियल मिल जाएगा कि जी कोकोनट ऑयल के ये बेनिफिट्स हैं और कोकोनट ऑयल के वो बेनिफिट्स हैं, बट नो वन टेल्स यू इट इज हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, और ये आपको यूज नहीं करना। ठीक है, ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटे? चलो नहीं है, ठीक हो गया, दैट्स इट। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को ये वाला चैप्टर करेंगे फर्दर इसको डिस्कस। ठीक है बेटे, ये सेशन मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।